हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, ये विज्ञान का पेपर है क्लास 10th का। ये क्लास 10th का साइंस का पेपर है जो कि 2024 का पेपर है। और ये जो आईपी लिखा है, इसे आईपी को हम मार्का या सीरीज बोलते हैं। ठीक है। ये 824 जो है ये पेपर का कोड है। सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं, विज्ञान है। तो चलिए इसका पूरा एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ इस तरीके से ये खंड ए दिया गया है और ये टोटल बहुविकल्पी प्रश्न है। भाग 1। पहला प्रश्न है, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है कब? अवतल लेंस में। इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है और दोनों साइड हम करते चले जा रहे हैं, 1 2 3 से मतलब नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा दे रहे हैं। ये तीसरा वाला अगर आप देखेंगे तो प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन है बी 10 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ आपको r बराबर मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा? 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो आप जानते हैं कि यह बराबर r/2 होता है और उसी पे आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा यह बराबर 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, यानी 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? सेंटीमीटर की बात किया है। अब देखिए, ये 2 डायोप्टर दिया है, तो 2 डायोप्टर जो है ये उसकी क्षमता है। 2 डायोप्टर उसकी क्षमता है। आप जानते हैं लेंस की क्षमता का फार्मूला P=1/f होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पे आप रखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा यह बराबर प्लस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 5वां प्रश्न आप देखेंगे कि फ्यूज तार के निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे किस क्रम में जोड़ा जाता है बताइए? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 जीवित में। ठीक है, जीवित तार के रूप में जोड़ा जाता है, 5वें कसी। आगे चलते हैं। 10वां कह रहा है कि CH1, CH3, CHO और CH3, तो ये मेथिल, ये 2, तो ये कहीं ना कहीं 2 मेथिल और प्रोपेनल है। ठीक है ना, ये IPSC आप पढ़े होंगे। अगला प्रश्न 6वां आप देखेंगे, कह रहा है कि शक्ति है, पहले क्या है? शक्ति है, फिर कार्य है, फिर समय है। तो इसका मतलब समय क्या है? तो समय को आप जानते हैं कि ये T है, ये W क्या है? कार्य है, ये P क्या है? पावर है, शक्ति है। ठीक है ना। तो ये मान दिया है, ये वैल्यू, ये क्या है? ये दिया है, पहला शक्ति है तो यहाँ पहले शक्ति हो जाएगा, दूसरे नंबर पे कार्य है तो दूसरा कार्य हो जाएगा, और तीसरे नंबर पर समय है तो तीसरा समय हो जाएगा। ठीक है, और आप फार्मूला जानते हैं कि P=W/T होता है। ठीक है, P=W/T होता है। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे, पहले पे अगर P है तो यहाँ पहले पे x1 है, तो यानी P के जगह पे यहाँ x1 देखिए है। ऐसे ही ये कार्य है यानी W है, और W कितना दिया है? 2, तो W के जगह पे हो गया x2। और यहाँ देखिए लास्ट में दिया है समय और लास्ट में यहाँ दिया है x3, तो T के जगह पे हो गया x3 और इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो x1 इंटू x3 इक्वल x1 हो जाएगा। बस में आया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। तो देखिए, अगर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का 17 होता है और 2 8 7 होता है। तो देखिए इसके 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन एक क्या है? एक अधातु है। प्रश्न संख्या 12,
कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaNO3 का होल ट्वाइस। 7 नंबर देखते हैं। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की कितनी मात्रा होगी? तो ये एम्पियर दिया है, यानी रसगुल्ला I बराबर यहाँ दे दिया है। 2 सेकंड में यानी T बराबर 2 सेकंड हो गया। पास में आया? तो आप जानते हैं Q बराबर IT जानते हैं, Q बराबर IT जानते हैं। आगे अब इसी Q है, I की जगह पे 10 और T की जगह पे 2, और दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q बराबर 20 कूलाम आ जाएगा। तो इसमें 20 कूलाम कहाँ है? ऑप्शन नंबर C। आगे चलेंगे, यहाँ इधर देख लिया जाए पहले दोनों तरफ से। ये 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो उनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। असंतृप्त, देखिए यहाँ लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के परमाणुओं के बीच दोहरे और तिहरे यानी डबल व ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? कहाँ है? तो देखिए ये 2 है, यहाँ नहीं है कि नहीं है? बताइए, ये 2 है, ये 2 है, ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है? सोच के बताइए। देखिए आप CnH2n + 2 के बारे में जानते होंगे, आप CnH2n जानते होंगे, आप CnH2n - 2 जानते होंगे। ठीक है ना? अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है? पहला। अगला ये रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 × 12H2O होता है। रक्तदाब जो होता है स्पेनोमाइनोमीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो थायरॉक्सिन मनुष्य में पाया जाता है, इंसुलिन मनुष्य के अंदर, एस्ट्रोजन मनुष्य के अंदर, जब साइटोकाइनेट जो है पेड़ों के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न, pH 8.5 होता है। तो देख रहे हैं कि ये pH स्केल है तो बीच में 7 होता है, इसके इस साइड में यानी 7 के पहले 6, 5, 4, 3, 2 ये जो होता है ये अम्लीय है, और 7 के बाद 8, 9, 10 ये क्या होता है? क्षारीय। तो देख रहे हैं ये 8 है, इसका मतलब ये क्या होगा? क्षारीय। अगला प्रश्न है, एक लिंगी क्या होता है? पपीता। ठीक है, क्या क्या होते हैं? ककड़ी हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां, पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का उदाहरण है, तो देखिए सही है, ये दोनों हाइड्रा और प्लिनेरिया इसके दोनों एग्जाम्पल हैं, यहाँ भी दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है क्षरण? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 19 नंबर, प्राकृतिक परितंत्र है, क्या है? वन है। अगला प्रश्न, आहार श्रृंखला, अगला प्रश्न है आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, तो ये होते हैं हरे पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लिया जाए। ये खंड ब की बात कह रहा है। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे वैसे फिलहाल यहाँ टोटल लिख रखा है कि दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं। तो जब ये रोग हो जाता है तो व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। सॉरी। अगला, ये आप इमेज बना करके जाएंगे, ये दोनों इमेज बना के जाएंगे। ठीक है, मैंने कोचिंग में 3 इमेज इसका बनवा रखा है, वही आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। ये है निकट दृष्टि दोष है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष को
निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है? तो निकट मात्रिका अवतल, यानी क्या है, इस रोग को दूर करने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल लेंस से बने चश्मे के प्रयोग करने की सलाह देते हैं। अगला प्रश्न, और कुछ? और तो कुछ नहीं यहाँ है। 22 नंबर देखिए, ठीक है। 22 नंबर, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पानी के सापेक्ष और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला अपवर्तनांक का अगर आपको याद रहेगा तो इसी पे आप रखेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जितना टोटल पेपर हुआ है आज तक 2020 से लेकर के 2025 तक, टोटल पेपर एनालिसिस कर लिया जाएगा ऐसे एक सरसरी निगाह से। ये पढ़ने का टाइम है नहीं, केवल रिवाइज करने का टाइम है, ठीक है ना। आप रिवाइज कीजिए। चलिए आगे देखिए। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 23 की, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक तार का प्रतिरोध R, प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई दुगुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए ये सॉल्यूशन यहाँ दे रखा है, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ सॉल्व किया हुआ है, आप देख लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित नियमों का उल्लेख निम्नांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम? देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार लंबवत फैलाएं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत फैलाएं, ठीक है, मध्यमा जो है यानी बीच वाली अंगुली जो है विद्युत धारा को व्यक्त करे, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करे, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसी को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम कहते हैं। एक बार फिर से ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करके ही जाओगे। ध्यान देना, यदि हम अपने अंगूठे की बात करें, तर्जनी की बात करें और बीच वाली अंगुली की बात करें, ध्यान देना, यदि हम अपने अंगूठे की बात करें, तर्जनी मतलब पहली अंगुली की बात करें और बीच वाली अंगुली की बात करें, तीनों को इस प्रकार दोस्त लंबवत व्यवस्थित कर दें या लंबवत फैलाएं कि बीच वाली अंगुली विद्युत धारा बताए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताए तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। जितना बोला हूँ सिर्फ उतना ही आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इसे 2 बार देखिए, ठीक है, और वही चीज़ कॉपी में अपने लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। चलिए आगे। कह रहे कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है, ठीक है। अब देखिए इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगुलियां तार पर लिपटी हों, अंगुलियां क्या हों? तार पर लिपटी हों, अंगूठा धारा की दिशा में हो, अंगूठा कहाँ हो? धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। यही मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम है, ठीक है ना। आगे अलग अलग है इसके, या जो मैं लिखवा रखा हूँ आप वही याद करिएगा। अगला प्रश्न ये रहा, ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है, इधर देखिएगा, कह रहा है कि एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार A, B और C निकलते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण रंग क्या होते हैं
बताइए 6 नंबर का पूछा है। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा है। तो चलिए ठीक है, इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तार होता है विद्युतमय तार, जो कि लाल रंग का होता है। ये उच्च वोल्टेज का होता है, ठीक है। ये क्या करता है? उपकरणों तक विद्युत धारा को पहुंचाने का काम करता है। पहला तार विद्युतमय तार होता है, ये लाल रंग का होता है, ये बहुत उच्च वोल्टेज का होता है। और जो उपकरण होते हैं जैसे बल्ब हुआ, पंखा हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, उन तक विद्युत धारा को पहुंचाने का काम करता है। दोस्तों, कौन करता है? ये विद्युतमय तार, ठीक है ना। अगला उदासीन तार क्या होता है? ये बेचारा काले रंग का होता है। यह उपकरण से धारा वापस ले जाती है। अगला भूसंपर्की तार, ये हरे रंग का होता है। कैसे होता है? हरे रंग का होता है। इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है, जो दोषपूर्ण धारा को पृथ्वी में प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। किसकी बात कर रहा है? एथेनॉल। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ लिखा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया एथिल अल्कोहल C2H5OH, आप जान ही रहे हैं, को सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप गर्म करते हैं तो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा डाई एथिल ईथर निर्मित होता है। ये पहला इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला ये CH3, फिर इसके बाद लिखा है HSO4 प्लस HOCH2H5, ठीक है ना। अब ये वाला रिएक्शन भी आपको याद रखना है, वीडियो बहुत लंबा न हो जाए, इसलिए आप एक बार इसे देख लेंगे। देखने के बाद नहीं समझ में आएगा फिर मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कह रहा है कि दहन करने पर क्या होता है, तो ये टोटल यहाँ लिखा गया है, एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुण, ठीक है। पहला सोडियम कार्बोनेट से क्रिया और दूसरा क्या होता है? क्लोरीन से क्रिया। दूसरा हो जाएगा क्लोरीन से क्रिया, अब पहला तो जान ही गए। ये 2 आपको लिखना पड़ेगा, 2 आप लिखेंगे। कह रहा है कि द्वि अपघटन क्रिया क्या होती है या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ये रहा द्वि अपघटन अभिक्रिया, जो मैं लिखवा रखा हूँ वही आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो आप एग्जाम्पल एक बार ये देख लेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? अब देखिए यहाँ लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार क्रिया कर जल लवण बनाते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है HCl क्या है? अम्ल है। ये NaOH क्या है? क्षार है। जब दोनों ये अभिक्रिया करेंगे तो NaCl और H2O फॉर्म करता है, इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। लिखा है कि pH मान क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और दहन अभिक्रिया क्या है। 6 मार्क्स का पूछा है, 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए pH का मान किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को ही pH मूल्य कहते हैं। कोई विलयन हो उसमें H+ आयन की सांद्रता को ही हम pH मूल्य कहते हैं। देखिए pH स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। ये H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक गुणक pH मान कहते हैं। तो ये अलग अलग लिखा है, आप पहला ऊपर वाला ही याद रखेंगे, ठीक है ना, ये ऊपर वाला। अगला ये है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीजन के ग्रहण हाइड्रोजन को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ये रहा इक्वेशन, आप याद रखेंगे। कह रहा है कि दहन अभिक्रिया क्या है।
भाई कार्बन और उसके यौगिक को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। इसे ही दहन अभिक्रिया कहते हैं। और ये रहा इसका एग्जाम्पल, एक बार इसे देख लेंगे सरसरी निगाह से। अगला कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का जल में शोधन, ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला, संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये अलग अलग प्रश्न हैं, ठीक है, अलग अलग प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर जिसे रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कहा जाता है, यह एक सक्रिय एजेंट है जिसका उपयोग पीने के जल में कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर चूने और क्लोरीन का एक यौगिक है। ये रहा इक्वेशन, एक बार इसे ध्यान से आप देख लेंगे। देखिए संक्षारण एक बार आप देख लेंगे। संक्षारण के बाद ये सब मैं लिखवा दिया हूँ। हाँ, ओजोन, कुछ बच्चे पूछ रहे थे ओजोन क्या होता है, तो ओजोन का फार्मूला O3 होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। वायुमंडल में एक समताप मंडल होता है, ठीक है। वायुमंडल में एक समताप मंडल होता है जहाँ पर O3 यानी ओजोन लेयर पाया जाता है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकने का काम करता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। कह रहा है कि खाद्य जाल क्या होता है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ दिया जाए तो बनी हुई संरचना खाद्य जाल कहलाती है। खाद्य जाल जटिल होता है। यह परितंत्र की अस्थायित्व को दर्शाता है। एक खाद्य जाल में उपभोक्ता कई अन्य उपभोक्ताओं का भोजन बन सकता है। खाद्य जाल में यदि किसी एक जीव की मृत्यु होती है तो परिस्थिति तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये खाद्य जाल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो देखिए ये मिल करके खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। अब इसे ये खाएगा वो खाएगा। अगला कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन क्या है या मुकुलन क्या है, दोनों आप जानते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या उसके संक्षिप्त बारे में बताइए, जो भी कुछ हो। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, एक अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। इसमें हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये प्रजनन, शरीर का तापमान, भावनाओं में भूख लगना, नींद को नियंत्रित करना, ये सब अग्र मस्तिष्क का काम होता है। आगे मध्य मस्तिष्क क्या होता है, तो मध्य मस्तिष्क छोटा भाग होता है। यह टेक्टम होता है या टेगमेंटम शामिल होता है, ठीक है। आगे बात कर रहा है ये पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, भाई सांस लेना, तुम्हारा दिल धड़कना, या फिर नींद हुआ या जागना या कुछ सीख रहे हो, ये सब जो घटनाएं पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होती हैं। कह रहा है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, तो परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। एक बार इसे देखना चाहिए। ये परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर प्रक्रिया है जो सूर्य से शुरू होकर विभिन्न जीवों के माध्यम से होती है।
इस प्रवाह को समझने के लिए हम ऊर्जा पिरामिड का उपयोग करते हैं। पिरामिड के आधार पर उत्पादक यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर का बना होता है, जैसे कि हरे पौधे और शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद ऊर्जा के प्राथमिक उपभोक्ताओं को जाता है जो शाकाहारी होते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता, ये एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा ख़त्म हो गया। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए, इस वजह से इसे थोड़ा जल्दबाजी में बताया हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, और ये मेरा निष्कर्ष भी है, कि आप टोटल 2020 से लेके 2026 तक जितने भी पेपर हैं सबको एक बार अपने आँख से देख जाओ, और उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है। जहाँ आपको दिक्कत लगता है वहाँ आप रुक करके उसे एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछिए, ये आपका काम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कहीं ना कहीं इसे पढ़ाऊँ तो पढ़ाने में क्या होगा, ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो केवल समय आपका बर्बाद ना हो, क्योंकि कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चंस आएंगे, अब वो क्वेश्चंस फिर बताऊं मैं, तो बताने से थोड़ा सा बोरिंग महसूस होगा। तो अगर एक बार आप देख लेंगे, जहां आपको डाउट रहता है वो डाउट कहीं ना कहीं आप पूछेंगे, तो मैं एक नए वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए ठीक है,